वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ़िज़िकल रिमांड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को देखेंगे और इसके ग्राउंड्स को, और देखेंगे कि क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करते हुए एक मैजिस्ट्रेट जो है वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस। जो आर्टिकल 10 सब क्लास 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, ये इससे रेलिवेंट है। उसके बाद जो सेक्शन 61, 62, 167 सीआरपीसी का, वो इससे रेलिवेंट है। उसके बाद जो हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11, ये इससे रेलिवेंट है। उसके बाद जो पुलिस रूल्स 1930 चैप्टर 25 और रूल 56, ये इससे रेलिवेंट है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल रिमांड को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 10 सब क्लास 2 में बताया गया है। तो इस आर्टिकल 10 सब क्लास 2 में बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, तो जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। उसके बाद उसको राइट दिया जाएगा कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है। और उसके बाद बताया गया कि पुलिस जो है वो 24 आवर्स से ज़्यादा उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। अगर वो पुलिस 24 आवर्स से ज़्यादा उसको अपनी कस्टडी में रखना चाहती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इस सूरत में पुलिस जो होगी वो विद इन 24 आवर्स जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट होगा, इलाका मैजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, उसके सामने उस मुल्ज़म को पेश करके तो उसका फ़िज़िकल रिमांड लेगी। तो ये आर्टिकल 10 में बताया गया। उसके बाद जो सेक्शन 61 है सीआरपीसी का, वो भी ये चीज़ बताता है कि किसी भी पर्सन को, जो अरेस्टेड पर्सन होगा, उसको 24 आवर से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। अगर पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखना है तो उसका फ़िज़िकल रिमांड लेगी मैजिस्ट्रेट से। उसके बाद जो सेक्शन 167 सब क्लास 1 है सीआरपीसी का, इसमें बताया गया कि जिस पर्सन का फ़िज़िकल रिमांड लेना है पुलिस ने, वो तब तक फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा सकता जब तक उस मुल्ज़म को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना कर दिया जाए। तो ये सब क्लास 1 के पीछे रीज़न क्या है, जब हम लोग इसके इंस्ट्रक्शंस या प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बताए गए हैं, उसके बाद ये जो सब क्लास 1 है इसका हमें मतलब समझ आ जाएगा और रीज़न पता चल जाएगी कि क्यों ऐसा मैंडेटरी ये प्रोविज़न है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक पेश नहीं किया जाएगा मुल्ज़म को, तब तक उसका फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं कि इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैजिस्ट्रेट जो है वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास करेगा। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट बी और पैरा 12, इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब मुल्ज़म को फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा बिफ़ोर द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि यू आर प्रेजेंट बिफ़ोर द मैजिस्ट्रेट और तुम्हारा फ़िज़िकल रिमांड अप्लाई किया गया है। उससे पूछेगा कि क्या तुम्हारे कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं रिगार्डिंग टू सच फ़िज़िकल रिमांड। उसके बाद उसको राइट टू काउंसल भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद उसकी काउंसल को जो है वो रीज़नेबल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आर्गूमेंट्स प्रिपेयर कर ले। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे कहा जाता है कि जब तक मुल्ज़म को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तब तक उसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके पीछे रीज़न्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो रूल है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक पेश नहीं होगा मुल्ज़म, उसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया जाएगा, इसकी एक एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन है इसकी एक जो कि केस लॉज में भी हेल्ड हुई बात कि अगर कोई ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसीज़ हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे जो मुल्ज़म है वो कोर्ट के सामने नहीं पेश हो सकता,
फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह है, तो ऐसी सूरत में मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में भी उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जा सकता है। तो ये एक इसकी, इसके बाद इसकी ग्राउंड्स देख लेते हैं कि किन ग्राउंड्स पे एक्यूज़्ड पर्सन का फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट करेगा मैजिस्ट्रेट। तो आईओ की यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के ऊपर उसको फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं कर देगा मैजिस्ट्रेट, बल्कि मैजिस्ट्रेट ये चीज़ देखेगा कि क्या इस एक्यूज़्ड पर्सन की फ़र्दर कस्टडी पुलिस को हैंड ओवर करना जस्टिफाई है या नहीं है। उसके बाद दो तरह की ग्राउंड्स बताई गई हैं इसमें, उन ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए मैजिस्ट्रेट जो है वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास करेगा। तो सबसे फर्स्ट ग्राउंड इसकी ये है कि एक्विजिशन इज़ वेल फाउंडेड, कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं एक्यूज़्ड पर्सन पे कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उस ऑफेंस में उस एक्यूज़्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड ग्राउंड है वो रियल नेसेसिटी टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ द एक्यूज़्ड पर्सन टू द पुलिस, कि मैजिस्ट्रेट देखेगा कि पुलिस को इसकी कस्टडी हैंड ओवर करने की क्या नेसेसिटी है। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैजिस्ट्रेट ये चीज़ देखेगा कि क्या पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसकी कस्टडी जो है वो हैंड ओवर करना ज़रूरी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिकवरी वगैरह अगर जो कि एक्यूज़्ड पर्सन करवा सकता है, या फिर जो पुलिस है उसने कोई डीएनए वगैरह करवाना है एक्यूज़्ड पर्सन का, या फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेनी है, या फिर उसके फुटप्रिंट्स वगैरह करवाने हैं, या फिर जो मुल्ज़म है उसको पुलिस ने मौके पे लेके जाना है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उस पे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि यही वो एक्यूज़्ड है जिसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। या फिर एक्यूज़ ने अगर ऑफर दी है पुलिस को कि वो जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर जो भी आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग टू सच केस, जो भी केस प्रॉपर्टी है उसको वो पॉइंट आउट करेगा। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो मैजिस्ट्रेट होगा वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास करेगा। उसके बाद ये जो मैंने ग्राउंड डिस्कस किए हैं, इन ग्राउंड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मैजिस्ट्रेट है वो जो पुलिस डायरीज़ होंगी उनको एग्जामिन करेगा। पुलिस डायरीज़ जब एक एक्यूज़्ड पर्सन का फ़िज़िकल रिमांड पुलिस जो है वो अप्लाई करती है, एप्लीकेशन उसकी रिटर्न फाइल करती है, तो उस एप्लीकेशन के साथ जो पुलिस डायरीज़ होती हैं वो भी फॉरवर्ड करती है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो इन ग्राउंड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मैजिस्ट्रेट है वो उन पुलिस डायरीज़ को एग्जामिन करेगा, देखेगा उन डायरीज़ में से कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन की बेस पे इस मुल्ज़म की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है इस ऑफेंस में या नहीं। उसके बाद देखेगा कि क्या अगर इस फ़िज़िकल रिमांड के आर्डर से पहले भी कोई अगर फ़िज़िकल रिमांड दिया जा चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन का पहले भी दिया जा चुका है या 3 दिन का, तो उन 2-3 दिन में पुलिस ने अपनी क्या प्रोग्रेस शो करवाई है, क्या उसने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक जुडिशल रिमांड का आर्डर पास करेगा मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट जो है वो जितना भी पॉसिबल होगा शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका फ़िज़िकल रिमांड अप्लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुलिस ने 10 दिन का फ़िज़िकल रिमांड अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दे दिया जाए, बल्कि 2 दिन का या 3 दिन का उसको फ़िज़िकल रिमांड दिया जाएगा। उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास कर देगा, तो उस आर्डर की एक जो कॉपी होगी वो मुतल्लिका सेशंस जज को फॉरवर्ड की जाएगी, और वो सेशंस जज जो होगा वो उस आर्डर को देखेगा। अगर वो आर्डर अगेंस्ट द लॉ होगा जो कि मैजिस्ट्रेट ने पास किया है, तो वो सेशंस जज जो है वो सो मोटो उस आर्डर को रिवाइज़ भी कर सकता है, जो उसकी पावर्स बताई गई हैं अंडर सेक्शन 439 CRPC में। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है वो फ़िज़िकल रिमांड की रिक्वेस्ट कर सकता है या रिटर्न एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वही फ़िज़िकल रिमांड की एप्लीकेशन जो है वो इन राइटिंग में मूव कर सकता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये दो बस ऑफिसर जो हैं ये इन राइटिंग जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को फ़िज़िकल रिमांड के लिए।
उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट कर सकती है। तो जो सेक्शन 167 CRPC है उसमें बताया गया कि जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वही फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास कर सकता है, या फिर जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास है जो कि स्पेशली एम्पावर्ड किया गया बाय द प्रोविंशनल असम्बली वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 167 में इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड भी बताया गया है कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है फ़िज़िकल रिमांड का वो 15 दिन है। 15 दिन से ज़्यादा जो है वो फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा सकता, और ना ही एट अ टाइम जो है वो 14 डेज़ जो है वो फ़िज़िकल रिमांड उसको ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि क्या एक जो फ़ीमेल है उसका फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर भी सेक्शन 167 CRPC में बताया गया है। तो जो जनरल रूल है वो ये है कि किसी भी सूरत में एक फ़ीमेल का फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट 2 सिचुएशंस। 2 सूरतों में ही एक फ़ीमेल का फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट किया जाएगा, जो कि कत्ल और डकैती के केस में ही पुलिस को फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट किया जाएगा। लेकिन चाहे इन 2 सूरतों में उसका फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस फ़ीमेल को किसी भी सूरत में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा, और जेल में जाके जो आईओ है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर, और जो जेल अथॉरिटी होगी वो सारे अरेंजमेंट्स करेगी ताकि आईओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस फीमेल को जेल से बाहर किसी प्लेस पे ले जाना ज़रूरी है, तो उस सूरत में जो आईओ होगा या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, या फिर जो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट से इस चीज़ की परमिशन लेंगे, और मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके तो उनको परमिशन ग्रांट करेगा। जो तीसरी बात इस सेक्शन में बताई गई है, जब भी पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस फीमेल को जेल से बाहर किसी प्लेस पे लेके जाएगा, तो इस सूरत में वो किसी भी कंडीशन में बिफोर द सनराइज़ या फिर आफ्टर द सनसेट उसको नहीं लेके जा सकता। उसके दरमियान जब सूरज निकल आया और गुरूब होने से पहले पहले वो जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ही उसको अगर इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए ले जाना ज़रूरी है जेल से, तो तभी वो उसको लेके जा सकता है, और साथ एक फ़ीमेल भी जाएगी, फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर भी जाएगी। थैंक यू सो मच।